हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग सीबीएसई का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है क्लास 10 फॉर द सेशन 2023-24 मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड पेपर, बेसिक वाला नहीं है ये, मैथ्स का स्टैंडर्ड पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट 2 पार्ट्स में वीडियो डिवाइड करूंगा, 2 अलग अलग वीडियो बनेंगी। ये पार्ट 1 है जिसमें हम सेक्शन 1 करेंगे और सेक्शन 2 करेंगे। तो हम लोग 25 क्वेश्चंस करेंगे इसमें, और एक और वीडियो बनाई जाएगी जिसमें हम बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये सीबीएसई का सैम्पल पेपर है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब्जेक्ट कोड है आपका 041। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें उसने बोला है इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज a इज इक्वल टू x क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू y x क्यूब वेयर x y आर प्राइम नंबर्स, then the result obtained by dividing the product of the positive integers by LCM of a and b is। देखिए, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी एक नया क्वेश्चन शुरू करेंगे आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए, तो हमें क्या पता है कि हमें मिलेगा LCM ऑफ ए एंड बी इंटू HCF ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये हमें रिलेशन पता है। अब उसने हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स। डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट क्या है, a क्रॉस b बाई द LCM ऑफ a इंटू बी। तो हमें क्या मिलेगा, HCF ऑफ ए बी इज इक्वल टू a इंटू बी को हमने किससे डिवाइड कर दिया, LCM ऑफ ए बी से। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा क्या, HCF ऑफ ए बी। तो HCF ऑफ ए बी क्या है, a क्या है मेरा, x क्यूब वाई स्क्वायर, और b क्या है मेरा, x वाई स्क्वायर। तो HCF क्या होगा, HCF होगा जो भी जिसमें x और y दोनों प्राइम नंबर्स हैं, जो भी प्राइम नंबर की छोटी पावर होती है। x की क्या पावर है छोटी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हम x की पावर 1 लेंगे। और ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, क्वेश्चन में क्या है, y क्यूब x स्क्वायर, ये y क्यूब है, x y क्यूब, हाँ x क्यूब वाई स्क्वायर। तो x में y होगा और y की छोटी पावर क्या है, y स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या है, b, यानी कि एक्स वाई स्क्वायर इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू एफ एक्स हैज 2 zeros, 1 0 एंड 0 एज 3, 1 0 एंड 0 एज 4, नो जीरोस। अब देखिए, अगर मेरा जो पॉलिनोमियल है वो y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म का है, तो इसका जीरो हमें तब मिलेगा जब वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये काउंट नहीं होगा। दूसरी बात हमें ये भी ध्यान रखनी कि लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल का मैक्सिमम एक ही जीरो हो सकता है, 2 जीरो नहीं हो सकता कभी। ठीक है, तो 2 वाला ऑप्शन तो चला गया। अब 1 0 है, नो जीरो भी नहीं है क्योंकि कट कर रहा है, तो इन दोनों में से एक ऑप्शन रह गया। 1 0 कहाँ पे कट कर रहा है, 3 पे, तो ऑप्शन क्या है, बी। 0 कितना है, 0 है, x इज इक्वल टू 3। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लाइंस हमको दे रखी हैं, द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब क्या बोल दिया उन्होंने, पैरेलल लाइंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। जब लाइंस पैरेलल होती हैं
और ये हमको ये जैसे कि आपने किया, ये कौन सा केस है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। ये केस है जब इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होता, तो उसमें क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन सा केस है, ये भी बी इसका आंसर है। ठीक है, चलिए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें इसके नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल के। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, इक्वेशन क्या है, 9x² - 6x - 2 इज इक्वल टू 0। तो a कितना है, इक्वेशन किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a कितना है 9, b कितना है -6 और c कितना है -2। तो नेचर के लिए हम क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं d, जो कि क्या होता है b² - 4ac। तो b कितना है -6 होल स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू -2। तो ये कितना हो जाएगा 36 माइनस माइनस प्लस 9 4 36, 36 और 2, 36 इंटू 2 72। तो ये मेरा हो जाएगा 108। जो मेरा b² - 4ac है, दिस इज ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 होता है तो कैसे रूट्स होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। दो रूट्स होंगे, वो रियल होंगे और अलग अलग होंगे। ये टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 AP चैप्टर से है। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। The first term of one of the AP is -1 and that of the other is -8. The difference between the fourth AP is, तो इसको AP को हम 1 ले लेते हैं, ये AP1 और ये AP2। फर्स्ट टर्म जो है AP1 की हम A मान लेते हैं और इसकी फर्स्ट टर्म को हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल A। ये कितनी दे रखी है उन्होंने, -1, और ये कितनी दे रखी है -8। ठीक है, अब इसका कॉमन डिफरेंस सेम है दोनों का, तो इसका कॉमन डिफरेंस हम क्या ले लेते हैं, कॉमन डिफरेंस हम ले लेते हैं D। इसका कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं D। अब फोर्थ टर्म निकालनी है, तो फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे, A4 A प्लस 4 - 1 इंटू D। वैल्यूज रख लेते हैं -1 प्लस 3D। ये क्या निकल गई मेरी A4। अब अगली चीज देखते हैं, A4 जो है वो कैसे निकलेगा, A प्लस 4 - 1 और D। तो A4 कैसे निकलेगा, -8 प्लस 3D, -8 प्लस 3D। तो मैं व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द फोर्थ टर्म कैसे निकालूंगा, A4 माइनस A4 -1 प्लस 3D -8 प्लस 3D। तो ये -1 प्लस 3D प्लस 8 माइनस 3D, 8 - 1 7। सी हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, -3 एंड 5, 7 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो देखिए मेरे दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स क्या ले लेता हूं मैं, 2, -3 और 5, 6, और ये हमारा पॉइंट है। ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, तो जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है उसको हम कैसे लेते हैं, x, 0। तो देखिए अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला लूँगा, मान लीजिए ये इसको k/1 की रेशियो में डिवाइड करता है। अगर मैं सेक्शन फार्मूला लगाऊंगा तो मेरा आंसर ठीक नहीं आएगा। मतलब सेक्शन फार्मूला लगाऊंगा तो आंसर तो सेक्शन फार्मूला से ही आएगा, पर मैं अगर एक्स के साथ लगाऊंगा तो मेरा सेक्शन फार्मूला मेरे को सोल्यूशन नहीं दे पाएगा, मेरे को वाई के साथ लगाना पड़ेगा।
तो क्या होगा, y इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये मेरा क्या है x1 y1, ये मेरा क्या है x2 y2, ये कि मेरा क्या है m, ये मेरा क्या है n, और ये है मेरा x और y। तो y कितना है मेरा 0, m कितना है k, x2 कितना है 5, n कितना है 1 और x1 कितना है 2। ठीक है, अपॉन k प्लस 1। ठीक है, कितना है मेरा k प्लस 1। तो हमारा क्या रहेगा सॉल्यूशन? नहीं, देखो एक गलती होगी ना हमसे, हम बोल रहे थे y के टर्म्स में करेंगे और कर हमने x के टर्म्स में दिया। तो ये क्या हो जाएगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो y कितना हो जाएगा, m कितना है k इंटू 6, n कितना है 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1। k कितना है, y कितना है 0, तो 6k -3 अपॉन k प्लस 1, 6k -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, 6k इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, k और k इज टू 1 इज इक्वल टू 1 इज टू 2, k इज टू 1 इज इक्वल टू 1 इज टू 2। तो 6th का ऑप्शन ए आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अ पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, हाउ मेनी सच पॉइंट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए, अगर एक पॉइंट 5 यूनिट्स ओरिजिन डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, तो देखिए ये भी 5 डिस्टेंस होगा, ये भी 5 डिस्टेंस होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो जो ये सर्कल होगा जिसका सेंटर क्या है ओरिजिन, ये सारे रेडियस होंगे 5। ठीक है, और पूछ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे कितने पॉइंट है। थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा होता है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम देख सकते हैं इस कर्व पे कितने पॉइंट लाई करेंगे, इनफाइनाइट, इधर इधर इधर, हर 2 पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो एक कर्व पे जितनी पॉइंट्स लाई करेंगे जो कि होंगे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। ठीक है, तो ये 7th ऑप्शन भी आपका हो गया। चलिए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू ए बी, ये और ये पैरेलल है। इफ ए बी इज इक्वल टू ए, इन्होंने ऐसे बनाया है, और क्या बोला उन्होंने, ए बी इज इक्वल टू ए एंड डी ई इज इक्वल टू एक्स। बी ई कितना है, बी ई इतना है बी, और सी ई कितना है, सी है सी। ठीक है, देन एक्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए बी सी एज। अब अगर आप देखेंगे तो हम यहां पे क्या लगाएंगे, बीपीटी, एक्सटेंशन ऑफ बीपीटी अगर मैं लगाऊं, एक्सटेंशन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, देखिए तो हम क्या बोल सकते हैं, जो डी ई है छोटे ट्राइंगल का हिस्सा है और ए बी बड़े ट्राइंगल का हिस्सा है। तो मैं लिख सकता हूं डी ई अपॉन ए बी, छोटे ट्राइंगल के हिस्से में क्या के साथ, छोटे ट्राइंगल में इस तरफ कौन सी साइड है, सिर्फ सी ई, सिर्फ इतना। ठीक है, इज इक्वल टू सी, और बड़े ट्राइंगल में क्या है, इतना सी बी। ठीक है, अपॉन सी बी। तो डी ई कितना है मेरा एक्स, ए बी कितना है मेरा ए, सी ई कितना है मेरा सी, और बी सी कितना है बी प्लस सी। तो मेरा एक्स कितना हो जाएगा, ए सी अपॉन बी प्लस सी। एक्स कितना हो जाएगा,
AC अपॉन B प्लस C। तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसमें डायरेक्टली भी BPT नहीं लग रही है, BPT का जो एक्सटेंशन लगाते हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको वहाँ पे मिलेगा। उम्मीद है आप साथ में खुद क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ मेरे को देख नहीं रहे, आप प्रैक्टिस करनी है आपको, तभी आपसे होगा। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इस फिगर में उन्होंने बोला है इफ O इज सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड कॉर्ड PQ मेक्स एन एंगल 50 डिग्री with the tangent PR at a point of contact P, then the angle subtended by the chord at the center is। देखिए ये इन्होंने एक सर्कल दे रखा है, इन्होंने ऐसे एक लाइन बना रखी है और ये ऐसे बना रखा है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं PQOR, उन्होंने क्या बोला है द कॉर्ड PQ मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विद द टेंजेंट PRE। ये एंगल कितना है 50 डिग्री। कितना एंगल 50 डिग्री। ठीक है ना, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये एंगल पूछा है उन्होंने, ये एंगल कितना है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अगर मुझे पता है द टेंजेंट मीट्स द रेडियस एट 90 डिग्री या द रेडियस मीट्स द टेंजेंट एट 90 डिग्री, तो हमारे को क्या क्या पता है, एंगल RPO इज इक्वल टू 90 डिग्री, टेंजेंट मीट्स द रेडियस एट 90 डिग्री। तो जो मेरा एंगल OPQ है ये कितना हो जाएगा, एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल RPO माइनस RPQ। तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, अब ये 40 हो गया, तो हमें क्या पता है, इन ट्राइंगल POQ, इन ट्राइंगल POQ PO इज इक्वल टू OQ। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है रेडियस, ये दोनों इक्वल है, तो क्या हो जाएगा एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल OPQ इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या पता है इस ट्रायंगल में, एंगल POQ प्लस एंगल OPQ प्लस एंगल OQP इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल POQ प्लस 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल POQ प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल POQ इज इक्वल टू 180 माइनस 80, तो एंगल POQ इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये कितना आएगा 100 डिग्री आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है और सही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 10th क्वेश्चन को। 10th क्वेश्चन में वो कह रहा है अ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ड्रॉन टू सब्सक्राइब अ सर्कल इफ एंगल PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, QR इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड RS इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ SP। हमें SP की लेंथ ढूंढनी। चलिए इसको बना लेते हैं पहले। अब देखिए इसको अगर हम ध्यान से देखें, हमें क्या पता है कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ।
तो ये और ये इतनी जो लेंथ होगी मेरी, ये क्या होगी, x। ये और ये भी कितना हो जाएगा, x। सेम लॉजिक से ये y, ये y और ये यहां तक y, ये क्या हो जाएगा, z। ये क्या हो जाएगा, z यहां तक, और इसको लेते हैं w। अब देखो मुझे क्या पता है कि ये क्या है, P Q R S। ठीक है, मुझे क्या पता है कि पी क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस डब्लू इज इक्वल टू 12 दे रखा है यहां पे। ठीक है, सेम लॉजिक से क्यू आर इज इक्वल टू डब्लू प्लस जेड इज इक्वल टू 15, और लास्ट में आर एस इज इक्वल टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 14। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स प्लस वाई, मुझे ये चाहिए और ये चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा, पी क्यू प्लस आर एस। ऐसा अगर मैं करता हूं तो मेरे पास क्या क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डब्लू प्लस वाई प्लस जेड। मुझे मिल गया एक्स और वाई, ये तो मिल गए, लेकिन क्या एक्स्ट्रा मिल गया, डब्लू और जेड एक्स्ट्रा मिल गए। डब्लू और जेड किस में, क्यू आर में। तो मैं क्या करता हूं, क्यू आर को इससे सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, माइनस क्यू आर डब्लू प्लस जेड। तो पी क्यू कितना हो गया है, पी क्यू अगर मैं इसको देखूंगा तो इस डब्लू से ये डब्लू कट जाएगा, इस जेड से ये जेड कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। और पी क्यू कितना है मेरा 12, आर एस कितना है मेरा 14, और क्यू आर कितना है मेरा 15। तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 26 माइनस 15। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ये सारे सेंटीमीटर में हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10th का P। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपसे हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी देन कॉस थीटा इज। उन्होंने साइन थीटा दे रखा है और हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। या तो आप इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा सकते हैं या बिना आइडेंटिटी लगाए भी कर सकते हैं। मैं बिना आइडेंटिटी लगाए करूंगा। साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी। हमें क्या पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना होगा, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बी कितना हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा हो जाएगा हमारा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। क्या हो जाएगा कॉस थीटा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या दिया है, सेक ए प्लस टैन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल्स वॉट। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसे, सेक ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस ए
tan ए को कैसे लिख सकता हूँ, sin ए अपॉन cos ए। इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ए। तो इसे कैसे लेंगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ये क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। और हमें क्या पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो गया, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो ये कितना आ जाएगा, कॉस ए। तो 14th का डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रश्न ने क्या बोला है, इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो ऑफ 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द सन्स एलिवेशन है। देखिए ये ग्राउंड है, ये एक पोल है आपका, है ना। पोल की हाइट कितनी है, 6 मीटर। पोल की हाइट कितनी है, 6 मीटर। और ये ज़मीन पे एक शैडो बनाता है ऐसे। सन यहाँ कहीं होगा, ठीक है, ये सन हमारा बढ़िया सा सूर्यदेव, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2√3 मीटर। तो ये हमसे पूछ रहा है कि ये जो एंगल है, ये एंगल बनाना है हमें, बताना है हमें। अगर मैं इसको पी क्यू आर बोल दूँ तो हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो गया हमारा, इस थीटा के लिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया, बेस। तो क्या बनेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू पी आर अपॉन क्यू आर। tan थीटा इज इक्वल टू पी आर अपॉन क्यू आर। tan थीटा इज इक्वल टू 6 मीटर, मीटर नहीं लिखते, चलिए बस 6 लिखते हैं, 6 अपॉन 2√3। 2 से 3 जाएगा, 3 से √3 जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू √3। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan √3 कितना होता है हमारे, tan π/3। या इसको एक काम करते हैं हम लोग, डायरेक्टली tan 60 डिग्री लिख देते हैं। तो थीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। क्या है, इक्वल है उनकी वैल्यू। न्यूमेरिकली इक्वल होता है जब कैलकुलेट करते हैं तो इक्वल आते हैं, जो नंबर आता है इक्वल होते हैं दोनों। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, ठीक है। तो एरिया, लेट द रेडियस बी, लेट द रेडियस बी आर। ठीक है, हम क्या ले लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू पेरीमीटर। ये दे रखा उन्होंने क्वेश्चन में। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। और पेरीमीटर क्या होता है, 2πr। पाई से पाई कटा, r² से r कटा, r इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज प्रपोज टू बिल्ड सर्कुलर पार्क इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर पार्क्स ऑफ डायमीटर 18 मीटर एंड 12 मीटर इन अ लोकेलिटी। द रेडियस ऑफ द न्यू पार्क। देखिए हमें एक बड़ा पार्क बनाना है जिसका एरिया किसके बराबर है, 2 छोटे पार्क्स के बराबर। अब हमें क्या बात देखनी है कि इसने डायमीटर कितना दे रखा है, 16। तो रेडियस कितना होगा इसका, 8। और इसका रेडियस कितना होगा, 6। इनके एरिया बराबर है, A इज इक्वल टू A1 प्लस A2। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं इसका रेडियस
आर मान लूँ, तो पाई आर स्क्वायर, मुझे आर ही ढूंढना है, इज इक्वल टू पाई इंटू 8 स्क्वायर प्लस पाई इंटू 6 स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कॉमन ले लेते हैं, 8 8 जा 64 और 6 6 जा 36, तो पाई से पाई कट जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 10, लेकिन नेगेटिव का कोई मतलब नहीं होता है, तो आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज दी, 10 सेंटीमीटर नहीं होगा, क्या है 10 मीटर है, 10 मीटर है। आर इज इक्वल टू 10 मीटर का हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला जैसे स्क्वायर बोर्ड, एक बोर्ड है, ऑफ साइड देयर इज अ स्क्वायर बोर्ड, पहले मैं बोर्ड बना लेता हूं। देयर इज अ स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2 है, सर्कमस्क्राइबिंग अ रेड सर्कल। ये जो सर्कल है ये कैसा है, रेड। मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है कलर करने का, लेकिन आप इमेजिन कर लीजिए। जयदेव इज आस्क्ड टू कीप अ डॉट ऑन द अबव सेड बोर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कीपिंग द डॉट इन द शेडेड रीजन। ये क्या है जयदेव का, शेडेड रीजन। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है कि जो इसका रेडियस है वो कितना है, ए। शेडेड रीजन का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, 2a स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल ए स्क्वायर। सॉरी, सर्कल का एरिया ए स्क्वायर नहीं होता, मैं भी क्या बात कर रहा हूँ, पाई ए स्क्वायर। तो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 4a स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 4 माइनस पाई। तो प्रोबेबिलिटी अब उसके ऊपर क्या गिराता है, डॉट बनाना है उसे प्रोबेबिलिटी दैट डॉट इज ऑन द शेडेड रीजन। तो क्या है हमारी प्रोबेबिलिटी दैट द डॉट इज ऑन द शेडेड रीजन ऑफ डॉट being in shaded region is equal to area of shaded region, area of shaded region। हमें इसके अंदर चाहिए, लेकिन कहाँ डॉट बना सकता है वो, पूरे एरिया में डॉट बना सकता है। पूरा किसका एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है, ए स्क्वायर 4 माइनस पाई, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, 2a का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 4 माइनस पाई अपॉन 4 ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, 4 माइनस पाई अपॉन 4। आइए देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं, 4 माइनस पाई अपॉन 4 हमारा ऑप्शन बी है। तो ये हमारा इसका आंसर है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको बात समझ में आनी चाहिए कि जब हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो कहाँ डॉट बनाता है, तो वो क्या होगी, टोटल एरिया की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और एरिया ऑफ शेडेड रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और फिर अपने फेवर में क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और टोटल ऑप्शन क्या है, पूरे एरिया ऑफ स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ शेडेड रीजन को एरिया स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ऐसे निकालेंगे यहाँ पे जैसे हमने निकाला है यहाँ पे, और एरिया स्क्वायर आपको निकालना आता होगा साइड इनटू साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है फिर से। प्रोबेबिलिटी में 4 कार्ड्स ऑफ हार्ट्स and 2 cards of hearts and 4 cards of spades are missing from a pack of 52 cards.
A card is drawn at random from the remaining pack. What is the probability of getting a black card? देखिए ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? 26, जिसमें से 13 क्लब्स होते हैं और 13 स्पेड्स होते हैं। तो उसने क्या कहा कि 4 स्पेड मिसिंग है, तो टोटल कितने हो गए स्पेड? 9 स्पेड्स। और रेड कार्ड्स कितने होते हैं? 26 होते हैं, जिसमें से 13 डायमंड्स होते हैं और 13 हार्ट्स होते हैं। तो कितने हार्ट्स मिसिंग है? 2 हार्ट मिसिंग है, तो कितने बचे? 11 हार्ट्स बचे। तो हमारे पास ब्लैक कार्ड्स कितने हो गए? 13 और 9 22, और रेड कार्ड्स कितने हो गए? 13 और 11 24। टोटल कार्ड्स कितने हो गए हमारे पास? 6 कार्ड मिसिंग है 52 में से, तो 46। आप इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो भी आपको 46 ही मिलता है। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड is equal to number of black cards upon total number of cards तो नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स कितने हैं? 22, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 46। 22 अपॉन 46, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज। अब देखिए उसने हमें क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया इन्होंने हमें क्या दिया? हर क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी नहीं दी, उन्होंने हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दी एक तरीके से। तो उन्होंने क्या बोला? बिलो 140। इन्होंने क्या बोला? 135 अगर हम मान लें, चलिए इसको 130, वैसे तो 0 से 140 भी मान सकते हैं, या इसको 5 का इंटरवल तो 135 मान लेते हैं। 135 से 140 तक कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं? 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो 135 से 140 कितना है? 4। बिलो 140 मतलब फिर से 135 से 145 कितना है? 11। फिर 135 से 150 कितना है? 29। 135 से 155 करना है 40। फिर 135 से 160 कितना है? 46। फिर 135 से 165 कितना है? 51। लेकिन हमें यहाँ देखिए ये काम जनरली मीडियन निकालने में करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हुई है। सब आपको ऑटो मोड में नहीं जाना है, आपको पढ़ना है कि हमें क्या निकालना है यहाँ पे? मॉडल क्लास निकालनी है। तो मॉडल क्लास निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? हर क्लास इंटरवल की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी। तो उसको हम कैसे निकालेंगे? उसको हम निकालेंगे ऐसे, वन 135 से 140 कितने हैं? 4। अब 140 से 145 कितने हैं? देखिए 130 से 145 तक 11 है, और 130 से 140 तक 4 हो गए, तो 40 से 45 कितने होंगे? 11 माइनस 4, यानी कि 7। कितना होगा? 11 माइनस 4 7। उसके बाद हमें क्या निकालना है? 145 से 150। ये कैसे निकालेंगे? 135 से 150 कितने हैं? 29। लेकिन 29 से 45 तक कितने हो गए थे? 11। तो ये कितना आ जाएगा? 18।
ठीक है। उसके बाद 150 से 155 सेम तरीके से करेंगे। 40 माइनस 29 यानी कि 11, और 155 से 160 ये कितना हो जाएगा? 46 माइनस 40 यानी कि 6, और 160 से 165 51 से 46 तो ये कितना आ जाएगा? 5। तो ये क्या हो गई? मॉडल क्लास। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, 18 है, ठीक है। तो ये मॉडल क्लास हो गई 145 से 150। उसने क्या पूछा है? अपर लिमिट। तो 145 से 150 की अपर लिमिट क्या है? ये 150। डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब यहाँ से असर्शन रीजन शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? असर्शन क्या दिया है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज द सम ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। बिल्कुल सही बात है। एंड द टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग, तो पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। द टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द प्लेन सरफेस ऑफ द हेमिस्फेयर एंड द कोन टुगेदर। हाँ बिल्कुल सही। देखिए हमारा अगर हेमिस्फेयर ऐसा है और कोन ऐसा है, तो इसको जोड़ के हमारा क्या बनता है? टॉप बनता है। लेकिन जब इसको चिपका देते हैं तो ये वाली जो सरफेस है ये गायब हो जाती है, बीच वाली जो है गायब हो जाती है, मतलब कि चिपक जाती है, तो वो हमें दिखती नहीं है। कभी मुझे पेंट नहीं करना पड़ेगा, हम उसे टच नहीं कर सकते, तो वो सरफेस एरिया में नहीं आएगी। तो जब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो इस बीच वाली सरफेस को हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये भी ट्रू है। एंड बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें इसने क्या बोल रहा है? असर्शन क्या दिया है? एक सीक्वेंस दे रखा है -5, -5/2, 0, 5/2 इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और रीजन क्या दिया है? द टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैनॉट बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। तो चलिए देखते हैं। हमारा इस पहले डी, हमें क्या है, कैसे चेक करते हैं कि ये असर्शन की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं? असर्शन कैसे चेक करेंगे? हम क्या निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो -5/2 -5, तो -5/2 +5, तो ये कितना आ जाएगा? 5/2। फिर डी2 कितना हो जाएगा? डी2 हो जाएगा 0 -5/2, तो ये कितना हो जाएगा? 5/2। फिर D3 कितना हो जाएगा? 5/2 -0, तो ये कितना आ जाएगा? 5/2। हमने क्या देखा? D1 = D2 = D3 = 5/2, सारे सेम है। तो ये सब किसमें? AP में है। तो असर्शन क्या है? ट्रू। फिर वो क्या कह रहा है रीजन के लिए? द टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। ये तो गलत बात है। हमने इसी केस में देख लिया कि जो टर्म्स हैं वो पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। तो रीजन क्या हो गया? फॉल्स। यानी कि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से 2 मार्क्स क्वेश्चन शुरू होते हैं। चलिए अब अगर देखेंगे, ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड पॉइंट P divides AB in the ratio 2:3 and the point Q divides DC in the ratio 4:1. DC in the ratio 4:1. एक क्वेश्चन मेरा शायद स्किप हो गया है, वो मैं आपको करा दूंगा। ट्वेंटी 21 क्वेश्चन हमने स्किप कर दिया, मैं आपको बता दूंगा 21 क्वेश्चन क्या है। अभी 22 देख लेते हैं। ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशो 2:3। तो ये कैसे डिवाइड कर रहा है? 2:3 के रेशो में।
and Q divides DC in the ratio 4:1. Prove that QC is, अब ये देखिए, ये हमें प्रॉपरली लिखना पड़ेगा. ये कैसा क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस नहीं है, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा. चलिए, तो क्या करते हैं हम लोग को क्या क्या दे रखा है, गिवन AP अपॉन PB इज इक्वल टू 2/3 एंड QC अपॉन DQ इज इक्वल टू 1/4. ठीक है. तो अगर मुझे ऐसे बोलेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको बोल सकता हूं लेट, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव QC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QA. अब प्रूफ लिखते हैं. प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल अगर मैं ले लूं QC को मैं 1/5, ये अगर ये 1 और 4 है तो ये पूरा कितना है, अगर ये 4 है, ये 1 है, ये बेसिकली 1 रेशो में, तो पूरा कितना हो जाएगा 5. तो QC कितना होगा 1/5 ऑफ DC. हम DC को क्या मान लेते हैं, चलिए पहले एक स्टेप पहले लिख लेते हैं. लेट AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू X. DC को हमने क्या मान लिया, X. क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. तो QC और AB और DC क्या हो गए, इक्वल हो गए. तो मैं QC को क्या लिख सकता हूं, QC इज इक्वल टू X/5. टोटल कितने पार्ट्स है, 5, और मेरे पास कितना पार्ट है QC में, 1. और सेम तरीके से मैं AP में क्या लिख सकता हूं, AP इज इक्वल टू 2/5 ऑफ X. ठीक है, 2/5 ऑफ X. अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOP एंड COQ एंड ट्राइंगल COQ. मेरे को इन दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर प्रूव करना है ताकि मैं उनकी साइड्स के बीच में रेशो निकाल सकूं. सिमिलर प्रूव करने के लिए दो एंगल इक्वल प्रूव करने सफिशिएंट है. तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूव करेंगे. ये एंगल क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम है. तो ये साइड्स क्या है, पैरेलल. तो ये कौन सा एंगल बन जाएंगे, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे. तो हम क्या लिखेंगे, एंगल QCO इज इक्वल टू एंगल OPA. एंगल OPA क्यों इक्वल है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. उसके बाद दूसरा एंगल कौन सा इक्वल प्रूव कर देंगे, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर. ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. तो एंगल QOC इज इक्वल टू एंगल POA. एंगल POA, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल. देयरफॉर ट्राइंगल AOP is similar to triangle COQ using AA क्राइटेरिया. ये भी एक एंगल, ये भी एंगल. अब जब देखिए मेरे दो एंगल सिमिलर प्रूव हो गए तो उनकी साइड्स किस में होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी. साइड्स किस में होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी. तो मैं क्या लिख सकता हूं, AO अपॉन OC. कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं AO अपॉन OC. AO अपॉन OC इज इक्वल टू AP अपॉन CQ. AP अपॉन CQ इज इक्वल टू PO अपॉन QO. PO
अपॉन क्यू ओ। अब देखिए हमें किसके बीच में रिलेशन ढूंढना है, हमें रिलेशन ढूंढना है ए पी और ओ ए और ओ सी के बीच में, इन दोनों के बीच में रिलेशन प्रूव करना है। तो ओ ए और ओ सी यहाँ पर मिल गए मुझे, और मुझे किस की ये पता है वैल्यूज़ एक्स के टर्म्स में, क्यू और ए पी की, इन दोनों की वैल्यूज़ पता है। तो ये वाले किसी काम के नहीं है, उसे हम इग्नोर कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ए पी अपॉन सी क्यू। तो ए ओ अपॉन ओ सी, ए पी कितना है मेरा 2x अपॉन 5, और सी क्यू कितना है मेरा x अपॉन 5। 5 से 5 कटा, x से x कटा। मुझे क्या चाहिए, टू प्रूफ ओ सी चाहिए। तो ओ सी को मैं इधर ले आता हूँ, 2OC इज इक्वल टू ए ओ, या OC इज इक्वल टू हाफ ए ओ। मुझे ये प्रूव करना था, ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन शायद स्किप हो गया है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। प्रूव दैट रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। Proof that root 2 is an irrational number। देखिए बेटा, हम लोग, ये एक स्टैंडर्ड प्रूफ होता है, किसी भी अंडर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर को, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, कोई भी प्राइम नंबर के अंडर रूट को आप सेम मेथड से प्रूव कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। हम लोग पहले जो इसका उल्टा प्रूफ है उसको एज्यूम करेंगे, प्रूफ का जो उल्टा स्टेटमेंट है उसको एज्यूम करेंगे, और फिर खुद ही को गलत प्रूफ कर देंगे, खुद ही को कॉन्ट्रडिक्ट कर देंगे। कॉन्ट्रडिक्ट मतलब गलत प्रूफ कर देना, खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर देंगे, खुद की उल्टी बात बोल देंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करेंगे, लेट अंडर रूट 2 be a rational number, be a rational number। ये हमारा क्या हो गया, assumption। हमने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, लेट। हमने बोला मान लेते हैं कि अंडर रूट 2 एक रैशनल नंबर है। अब हमें क्या पता है, अगर एक रैशनल नंबर है अंडर रूट 2, सो वी कैन फाइंड integers a and b such that under root 2 is equal to a by b, under root 2 is equal to a by b। हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। यहाँ पे हमने a और b ले लिया, वेयर a एंड b आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स मतलब इनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू अंडर रूट 2b, a इज इक्वल टू अंडर रूट 2b, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। ये कितना हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब मैं यहां पे क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। सिंस 2 इज अ प्राइम नंबर, therefore 2 is also a factor of a। देखिए ये जो प्रॉपर्टी है यहां पे, कि अगर कोई नंबर, अगर मान लीजिए एक नंबर है p, अगर वो m स्क्वायर का फैक्टर है, तो अगर वो नंबर प्राइम है तो वो m का भी फैक्टर होगा। ये प्रॉपर्टी बस प्राइम नंबर्स के लिए होती है, ये थ्योरी या थ्योरम आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है, तो ये बस प्रॉपर्टी प्राइम नंबर्स के लिए होती है।
तो इसलिए आप इस प्रूफ को किसी प्राइम नंबर के लगा सकते हैं, कंपोजिट नंबर के लिए प्रूफ नहीं चलता है। देयरफॉर 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ ए। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू 2c, a इज इक्वल टू 2c, वी कैन राइट, ठीक है ना, वेयर c इज सम इंटीजर। अब मैं क्या करूंगा, a को यहां इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग a इन इक्वेशन 1, तो 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, तो 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। देखो ये वाली इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड, ये जो इक्वेशन आई हमारी यहाँ पे, ये एक जैसी इक्वेशन, देखो स्क्रीन के टॉप पे और स्क्रीन के बॉटम पे सेम लॉजिक मैं जो मैंने 2 का a स्क्वायर के साथ लगाया था, अब मैं 2 का b स्क्वायर के साथ भी लगाऊंगा। हम इससे क्या कह सकते हैं, स्क्रीन के टॉप पे देखो 2 इज अ फैक्टर ऑफ, ऊपर क्या लिखा है a स्क्वायर, अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 2 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। अब हमें क्या पता है, सिंस 2 इज अ प्राइम नंबर, therefore 2 is also a factor of b। अब 2 b का भी फैक्टर है और 2 a का भी फैक्टर है, यानी कि a और b का एक कॉमन फैक्टर तो मिल गया हमें 2, ठीक है ना। लेकिन हमने यहां पे क्या एज्यूम किया था कि a और b को प्राइम्स हैं, एज्यूम नहीं किया था, ये हमारे एक फैक्ट आया था कि a और b को प्राइम्स है, क्योंकि हमने क्या एज्यूम किया था √2 को रैशनल नंबर्स। अब अगर ये को प्राइम्स है तो भाई 2 कैसे आ गया फैक्टर, है ना, तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर 2, देयरफॉर a एंड 2 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b, but this contradicts the fact that a and b are co-primes। फिर हम क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस, ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस बिकॉज आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, बिकॉज आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। और हमारा एजम्पशन क्या था, हमारा एजम्पशन क्या था कि √2 इज रैशनल, देयरफॉर हमने क्या प्रूव कर दिया, √2 इज, देयरफॉर वी कंक्लूड दैट √2 इज इररैशनल। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। आप एक बार इसको रीड करिए फिर से, मैं आपको बोलूँगा कि ये प्रूफ किसी भी प्राइम नंबर्स में लग सकता है। मैंने आपको बता दी कि ये जो प्रॉपर्टी है कि इफ 2 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर देन 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ a, ये प्राइम नंबर्स के लिए वैलिड होती है। तो आप इस प्रूफ से किसी भी प्राइम नंबर के अंडर रूट को इर्रेशनल प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, two tangents PA and PB are drawn to a circle with center O. At a point E on the circle, a tangent is drawn to intersect PA and PB at C and D respectively. If PA is equal to 10 centimeter, find the perimeter of PCD. चलिए
हम लोग पहले थोड़ी ड्राइंग बना लेते हैं। ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है। ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है। अब देखिए, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है और ये मेरा पी है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? गिवन पी ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और टू प्रूव नहीं, टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ पी, पेरीमीटर ऑफ पी सी टी, ठीक है। अब मेरे को देखिए, सॉल्यूशन अगर मैं लिखूंगा, हमें क्या पता है? टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट या टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि पी ए इज इक्वल टू पी बी। क्या लिखेंगे? टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो हम क्या लिख सकते हैं? पी बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। एक लाइन कैसे भी बनी है? एक लाइन ऐसी भी बनी है। इन पॉइंट से क्या नाम है? इस पॉइंट का नाम है सी, इसका ई और इसका डी। अब मैं क्या कर सकता हूं? सेम लॉजिक से, आपके सेम लॉजिक से मैं कह सकता हूं, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट अगर मेरा सी ले लूं तो मैं क्या कह सकता हूं? सी ए इज इक्वल टू सी बी, ये और ये बराबर होंगे, इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं और फिर वही बात लिखूंगा, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। वैसे एक्स लेने की जरूरत नहीं है, छोड़ देते, बिना एक्स से करेंगे। इधर मैं क्या लेता हूं? बी डी इज इक्वल टू ई डी, सेम डी ई इज इक्वल टू डी बी, और सेम लॉजिक, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। अब देखिए, जो मेरा पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जो है वो क्या है? पी सी प्लस सी डी प्लस पी डी इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा? मैं सी डी को दो हिस्सों में ब्रेक कर दूंगा, पी सी प्लस सी डी को कैसे लिख दूंगा? सी ई प्लस ई डी प्लस पी डी इज इक्वल टू 0। तो पी सी कितना हो जाएगा? पी सी कितना हो जाएगा? सॉरी, पी सी प्लस सी, सी के बदले में क्या लिख सकता हूं? अच्छा, मैंने सी इज इक्वल टू सी बी क्यों लिखा है? सी बी इज इक्वल टू सी ई होना चाहिए ना, सी ए इज इक्वल टू सी। हाँ, तो सी के बदले में क्या लिख सकता हूँ? सी ए, तो पी सी प्लस सी ए, है ना। और यहां पे मैं ई डी के बदले क्या लिख सकता हूं? डी बी प्लस पी डी। ये 0 भी नहीं लिखेंगे, पेरीमीटर तो मैं निकाल रहा हूं, इतना आना चाहिए। हाँ, तो पी सी प्लस सी ए क्या है? पी सी प्लस सी ए क्या है? पी ए। और पी डी प्लस डी बी क्या है? पी बी। तो पी ए प्लस पी बी कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा? 20। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी सी डी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी सी डी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है। इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या रखा है, इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1 by √3, where a plus b is greater than 0 and less than 90 and a is greater than b, find a and b। ठीक है, तो हम लोग को क्या लिख सकते हैं, tan a plus b is equal to √3। तो tan a plus b कितना है, tan 60। तो a plus b कितना हो गया, 60 डिग्री। तो ये तो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। सेकेंड केस कंडीशन क्या दे रखी है उन्होंने, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये क्या इक्वेशन है, 2। अब मैं क्या करूंगा, मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है, तो मैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर दूंगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इससे कट जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 45 डिग्री, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब मैं a को इक्वेशन 1 में रख दूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग a इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग a इन इक्वेशन 1, कितना हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है। तो कितना हो जाएगा, 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, b इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो मेरा आंसर क्या है, a इज इक्वल टू 45 डिग्री और b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये मेरे क्या है, आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 cosec स्क्वायर 30 प्लस x साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 10। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें इसने क्या बता रखा है, इक्वेशन दे रखी है इन्होंने हमें, 2 cosec स्क्वायर 30 प्लस x साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 10। बहुत कोने में चला गया। अब मैं क्या लिखता हूँ, cosec 30 कितना होता है, 2, साइन 60 कितना होता है, √3/2, tan 30 कितना होता है, 1/√3। आपको वो टेबल याद होनी चाहिए जो आपको सिखाई गई है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस x √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 1/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो ये कितना जाएगा, 2 2 4 2 8 प्लस 3x/2 प्लस माइनस 3/4 इंटू 3 इज इक्वल टू 10। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3x/2 इज इक्वल टू 10 माइनस 8 प्लस 1/4। तो ये कितना जाएगा, 3x/2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1/4। तो 3x/2 इज इक्वल टू 9/4। तो x इज इक्वल टू
9/4 इंटू 2/3, तो 3 से 3 तो इससे 2, x इज इक्वल टू, गलती होगी देखो, हमने जब स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर नहीं किया, 4 4 4 4, तो 3x/4 इज इक्वल टू 9/4, तो x इज इक्वल टू 9/4 इंटू 4/3। देखो सिली मिस्टेक हो गई थी, x इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When vertices A, B and C of triangle ABC as centers with vertices A, B and C of triangle ABC as center, arcs are drawn with radius 14 centimeter and the three portions of triangle so obtained are removed. Find the total area removed from the triangle. तो उन्होंने एक ट्राइंगल बनाया A, B, C और एक ये C, एक ये ये कितना हो गया 14, ये कितना हो गया 14 और ये कितना हो गया 14 14 14 14, तीन हमारे पास वो हैं तुम्हारे रेडियाई। अब उसने बोला ये तीनों को हमें रिमूव कर देना। अब देखो ये देखने में इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है, मतलब समवॉट, पर ये एंगल अलग अलग है। ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा एंगल है। तो एरिया ऑफ सेक्टर एट ए कितना होगा, अल्फा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू 14 स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ सेक्टर एट बी, बीटा, अच्छा ए पे क्या है गामा, बी पे क्या है अल्फा, अल्फा अपॉन 360 इंटू पाई अपॉन 14 इंटू स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर एट सी, बीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू 14 का स्क्वायर। अब मुझे टोटल एरिया रिमूव करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा, तीनों एरियाज को ऐड कर दूंगा। टोटल एरिया रिमूव्ड इज, उन्होंने बोला तीन क्या करें हमने, आर्क काटे और वो पोर्शन हमने रिमूव कर दिए थे। टोटल एरिया रिमूव्ड इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू 14 का स्क्वायर प्लस बीटा, ये मैंने पहले अल्फा लिख दिया, फर्स्ट वाली में गामा है, वैसे कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ता। दूसरी वाली में अल्फा है, अल्फा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू 14 का स्क्वायर, और तीसरी में बीटा है, बीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू 14 का स्क्वायर। अब तीनों से मैं क्या ले लूँगा, पाई अपॉन 14 का स्क्वायर और 360 कॉमन ले लूँगा। क्या बचेगा मेरे पास, गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब तीनों एंगल एक ट्राइंगल का इनका सम कितना होता है 360 डिग्री, तो पाई 14 स्क्वायर 180 अपॉन 360, तो ये कट के कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 1/2 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 14 कटा, हमारे पास क्या बचा 14 इंटू 22, तो 14 इंटू 22 अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 28,803। तो हमारा आंसर कितना आएगा 308
सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में सब कुछ सेंटीमीटर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पूछा उन्होंने? फ्रॉम फाइंड द टोटल एरिया रिमूव्ड। टोटल एरिया रिमूव्ड इज टोटल एरिया रिमूव्ड इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अब 25 के पार्ट ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में जाते हैं। देखिए, शो दैट द अनशेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन शोन इन द गिवन फिगर। तो अगर इस फिगर को आप ध्यान से देखें, ये फिगर देखिए, देखने में थोड़ी ट्रिकी लगती है और ये थोड़ी ट्रिकी देखने में है, हालांकि इसका सॉल्यूशन कंपैरेटिवली आसान है। इन्होंने क्या बनाया है बीच में? इन्होंने बीच में एक स्क्वायर बना रखा है और उस स्क्वायर की साइड्स लेके सेमी सर्कल बना रखे हैं 4। ठीक है, थोड़ा मेरा प्रोपोर्शन भले ही सेम ना हो, तो मैं बोलूँगा लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी 2a। स्क्वायर की साइड में कितनी ले लेता हूँ? 2a। तो ये कितना हो गया? 2a। ये कितना हो जाएगा? ये 2a हो गया। तो ये हाफ कितना हो जाएगा? ये 2a, तो हाफ a हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? ये भी a हो जाएगा। ठीक है, और ये भी a हो जाएगा। और ये कितना है? ये 3 है और ये 3 है। टोटल कितना है? ये 14। तो अगर मैं देखूंगा तो ये क्या हिसाब है? ये 3 प्लस a प्लस ये साइड भी 2a होगी पूरी, 2a प्लस a प्लस 3 इज इक्वल टू 14। तो ये कितना आ जाएगा? 4a प्लस 6 इज इक्वल टू 14। 4a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 2। a कितना आ गया? 2। ठीक है, तो जो मेरा ये अनशेडेड रीजन है, ये बेसिकली मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा एक स्क्वायर जिसकी साइड कितनी है? एक स्क्वायर जिसकी साइड कितनी है? 2a यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है? 16। एरिया स्क्वायर कितना आएगा? 16 या 4 स्क्वायर 16 लिख देते हैं। और मेरे पास कितने सर्कल हैं? 4 सेमी सर्कल। 4 सेमी सर्कल मतलब 4 सेमी सर्कल ऑफ रेडियस, कितना का रेडियस? a कितना है? 2। रेडियस a इज इक्वल टू 2। सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है? 4 इंटू 4 नहीं होता है, सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर बाय 2। इसको लिख लेते हैं, r इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू पाई इंटू 2 स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 पाई। ठीक है, तो मेरा एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया? तो 16, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना आ गया? 8 पाई। तो टोटल अनशेडेड एरिया, टोटल अनशेडेड एरिया इज इक्वल टू 16 प्लस 8 पाई। किस में लिखा है इन्होंने? यूनिट्स किस में है? सेंटीमीटर में। 16 प्लस 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमने ये सैम्पल पेपर के पहले 2 सेक्शन किए हैं, बाकी रिमेनिंग सेक्शंस हम लोग एक और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
ठीक है ना। मैं 2 पार्ट्स में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ वरना वो बहुत लंबी हो जाती है और आप काफ़ी स्ट्रेसफुल भी हो जाते हैं, मतलब इतना थक जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नेक्स्ट वीडियो को भी देखिए और इन वीडियोज़ को सिर्फ देखिए मत, साथ में क्वेश्चन सॉल्व भी करिए। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ भी आपको जैसा चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। उसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप बाकी दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।